डीमन हंटर के न्यू एपिसोड में हमें दोबारा से यू डायनेस्टी के कैपिटल का सीन दिखाया जाता है। ये सीन असल में पास्ट का दिखाया जा रहा है, जहां हमें दिखाया जाता है कि नेशनल परसेप्टर वो ऊपर खड़ा हुआ होता है और सीगल बर्ड्स को कुछ खिला रहा था। इतने में एम्पर वहां पर सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़ाता है और कहता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पे हो, मैं तुम्हें न जाने कहां कहां ढूंढ रहा था। तो नेशनल परसेप्टर कहता है माय लॉर्ड, क्या आपको कुछ चाहिए? तो एम्पर उससे कहता है कि मैंने एक रेड लोटस ब्लूम के बारे में सुना है जो कि उस रिवर के पास में ही मौजूद है और मैं इस वक्त किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ दिन तक एम्प्रेस का ख्याल रखना, कहीं वो यहाँ से भाग न जाए। ये सुनकर नेशनल परसेप्टर कहता है ठीक है, मैं ये कर लूंगा। और फिर वो कहता है मैंने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे मास्टर ने कहा था कि नेशनल परसेप्टर बनना सच में बहुत ही बोरिंग काम है, जबकि मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा कूल है। मुझे हमेशा इस ड्रैगन वेन को यूज करके कहीं भी जाना होता है तो मैं आराम से वहां पहुंचता हूं और कुछ भी काम करना चाहूं तो इजीली कर लेता हूं। और क्योंकि एम्परर ने कहा है कि मुझे एम्प्रेस को लाना है तो इसलिए मुझे अब उसके लिए जाना ही होगा। और हमें बताया जाता है कि नेशनल परसेप्टर यहाँ पर पहली मर्तबा उस एम्प्रेस से मिल रहा था। उस एम्प्रेस ने पूरे रेस्टोरेंट का खाना खा लिया होता है और एक चीज छोड़ दी थी। उसे देखकर मुझे पहली मर्तबा तो ऐसा लगा था कि ये लड़की हमेशा इस किंगडम में कोई मुसीबत लेकर आएगी। ये कहने के बाद वो उसका खाना बचा हुआ जब खाकर देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा बेकार होता है। और हमें दिखाया जाता है जब एम्प्रेस को पैलेस की तरफ ले जाया जा रहा था तो उसने जानबूझकर उस कैरेज से बाहर छलांग लगा ली और वहां से भागने की कोशिश की, यहाँ तक कि उसने अपनी ही गर्दन पर तलवार रख दी। उसे ये सब करने में बहुत मजा आता था, मगर जहां तक बात उस नेशनल परसेप्टर की थी वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो उसे एक जगह बांधकर बिठाकर उसे वहां से सीधा पैलेस की तरफ ले जाता है, मगर उसे दिखाई देता है कि वो लड़की हमेशा से वहां से भागने की कोशिश किया करती थी और जिस बोट को लेकर वो वहां से भाग रही थी उसे मालूम भी नहीं था कि वो छोटी सी बोट कहीं से टूटी हुई है और इससे उसकी जान को खतरा हो सकता है। तो इसीलिए इंपीरियल मास्टर खुद से ही जाकर उस बोट को अच्छी तरह से रिपेयर कर देता है और उसी बोट के साथ फिर वो लेडी बार बार समंदर किनारे जाया करती थी। मगर उसका गुस्सा और उसका बिहेवियर देखकर इंपीरियल मास्टर को बहुत ही ज्यादा अजीब सा महसूस होता था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे पैलेस में रहना पसंद नहीं है, वो एक आजाद और खुली जगह में रहना चाहती है। और इंपीरियल परसेप्टर जब उसके पास जाकर बैठ जाता है तो वो उसके पास से उठकर दूर चली जाती है। और यहाँ पर इंपीरियल मास्टर को रियलाइज होता है कि शायद उसे वो पैलेस पसंद नहीं है। ये बात उसे काफी ज्यादा अजीब लगने लगती है, मगर फिर भी वो उस लड़की का साथ देता है और फिर उसे समझने के लिए वो बार बार उसके पास जाया करता था। और उसके लिए वो ड्रैगन वेन को बार बार रिक्वेस्ट किया करता था कि वो उसे उस लड़की तक पहुंचाए। तो ड्रैगन वेन वो उसे वहां तक पहुंचा तो देती थी, मगर उस लड़की को इंपीरियल मास्टर का भी वहां आना अच्छा नहीं लगने लगा था। इसे लग रहा था कि जैसे वहां पर आने की वजह से उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है और वो अब हर रोज अपनी सोड निकालकर उसके साथ प्रैक्टिस करना शुरू कर चुकी है। मगर इंपीरियल मास्टर अपनी ड्रैगन वेन के जरिए वहां पर उसके लिए खाना लाना शुरू करता है ताकि वो उसकी केयर करे, ताकि बाद में एम्परर उसे कोई शिकायत न दे। वो एक बड़े से पत्थर पर कुछ एनर्जी से कर्व करते हुए लिखता है कि आखिर एम्प्रेस आपको क्या चीज चाहिए, आप इतनी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग क्यों कर रही है। उसके मैसेज को पढ़ने के बाद एम्प्रेस उसे जवाब देती है कि वो एक क्वीन बनना चाहती है, ऐसी क्वीन की जिसकी डायू को जरूरत है। ये बात सुनकर तो इंपीरियल परसेप्टर और भी ज्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर क्वीन चाहती क्या है। इस मर्तबा वो क्वीन के लिए दो दो बाउल लेकर आता है, तो इस मर्तबा वो काफी खुश होती है, दोनों के दोनों बाउल खाली कर देती है। और फिर जब इंपीरियल मास्टर वो खोलकर उसे देखता है तो उस बॉक्स के अंदर उसके खाने की चीजें पड़ी हुई होती हैं, जिस पर वो भी काफी खुश होता है। इंपीरियल परसेप्टर होने के नाते मैं अपने कैपिटल को तो नहीं बचा पाया, मगर जहां तक बात क्वीन की है तो उसने अपने पूरे के पूरे रॉयल क्लान को ही पूरी तरह से खत्म कर दिया, सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए। मुझे लगा कि शायद मैं पूरी तरह से फेल हो चुका हूं, मैंने एक परसेप्टर होने की ड्यूटी पूरी नहीं की है। इतना कहने के साथ सीन प्रेजेंट में आ जाता है, जहां पर हम लोगों ने एम्प्रेस को उस बर्ड के साथ देखा था और वहां पर बीच में डीमन किंग खुई भी आ गया था और उन दोनों को एक साथ देखते ही वो उस बर्ड को और उस लड़की को पकड़कर उन दोनों को ही मारने की कोशिश करता है। मगर हमने देखा था कि वहां पर मेंगचुआन भी आ पहुंचा था और इससे पहले कि मेंगचुआन कुछ कर पाता, एम्प्रेस खुद से ही यहाँ पर सेल्फ डिस्ट्रक्शन अटैक करना शुरू कर देती है, जिससे वहां पर इतना बड़ा धमाका होता है कि पूरा का पूरा पैलेस ही अंदर से टूट जाता है और मेंगचुआन भी खुद वहां से
से काफी दूर आकर गिरा था। मगर डीमन किंग कुई वो अब भी बिल्कुल ठीक होता है और कहता है कि तुम लोगों को क्या लगा कि तुम लोग मुझे ड्रैगन वेन पावर के साथ हरा दोगे? मुझे इस तरह हराने का तो तुम्हारा कोई चांस ही नहीं बनता। मगर मैंगचुआन भी वहीं पर ही ऊपर खड़ा हुआ होता है और वो उस डीमन से कहता है मैं तो तुम्हें जरूर मारूंगा। ये कहने के बाद जैसे ही वो उसकी तरफ आगे बढ़ता है तो डीमन किंग कुई वो अपना ड्रम बजाता है, जिससे वहां पर एक पावरफुल एनर्जी ओरा फैलता है और ज़ुआंगशेन उसे बताता है कि ये 9 ट्राबुलेशन डीमन किंग है। भले ही ये एक बहुत ही लंबे टाइम से यहाँ पर कैद था और ऊपर से अब ड्रैगन वेन का पॉइजन भी इसकी बॉडी में जा चुका है, जिससे ये काफी वीक हो गया है, मगर उसके बावजूद भी ये इतना ताकतवर है कि ये तुम्हें हरा सकता है। मगर अगर तुम डिवाइन डीमन गॉड फॉर्म को अचीव करो तो फिर शायद तुम इसे हरा पाओगे। मगर मैंगचुआन उस पर बार बार सोड अटैक कर रहा होता है, जिससे डीमन किंग कुई खुद को आसानी से बचा लेता है और मैंगचुआन कह रहा होता है कि चाहे इसे मारने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, मैं करूंगा। मगर उसके फास्ट ब्लेड अटैक भी अभी तक उस डीमन किंग कुई का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे। उल्टा डीमन किंग कुई उसे ऐसे हैंडल कर रहा होता है कि जैसे वो उसके सामने बच्चा हो। ये देखकर मैंगचुआन को गुस्सा और भी ज्यादा आने लगता है, मगर उसके बावजूद भी वो कुछ कर नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी लाइटनिंग अटैक तो डीमन किंग कुई को कुछ भी नहीं कर रही थी। उल्टा वो डीमन किंग कुई उसे एंजॉय कर रहा होता है। जब वो पलटवार करना शुरू करता है तो मैंगचुआन के लिए मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। ये देखते हुए मैंगचुआन फौरन से अपनी उस सोड को एक ब्रश की तरह यूज करते हुए उसके साथ एक बहुत ही पावरफुल हार्ट इंटेंट टेक्निक को यूज करता है, जिसे वो फोर्थ सोड हार्ट टेक्निक कहता है। इसके जरिए वो मिस्टी रेन टेक्निक को परफॉर्म करके डीमन किंग कुई पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है, जिससे डीमन किंग कुई को वो थोड़ा सा सप्रेस करता है, मगर उसके बावजूद भी वो उसे ज्यादा हर्ट नहीं कर पाया था। और ये देखते ही डीमन किंग कुई अपना वेपन गोल गोल घुमाते हुए कहता है कि मैंगचुआन तुम ऑलरेडी हार रहे हो क्योंकि तुम्हारी एनर्जी काफी वीक पड़ चुकी है और वैसे भी अब xiang लिu तो मर चुका है और ऊपर से वो लड़की भी मारी गई है, तो तुम्हारी हेल्प करने के लिए भी यहाँ पर कोई नहीं है। मैं देखता हूँ कि तुम मेरे थंडर मार्च से खुद को बचा पाते हो या नहीं। ये कहने के बाद वो फौरन से अपनी पावर्स को बढ़ाना शुरू कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि वो थंडर लाइटनिंग के जरिए अपनी बॉडी को अपग्रेड करता है, एक ऐसी बॉडी जिसे वो थंडर मार्च का नाम देता है। यानी कि उसके पास एक बड़ा सा ड्रम आ जाता है जिससे वो हर तरह की थंडर लाइटनिंग को जनरेट कर सकता है। और जैसे ही वो उस ड्रम को बजाना शुरू करता है तो सबसे पहले वो वाटर एट्रीब्यूट थंडर पावर को यूज करता है। मैंगचुआन पहले भी वाटर थंडर टेक्निक को देख चुका था, तो इसलिए उसे पता था कि उसका इफेक्ट कैसा होता है, इसीलिए वो उससे दूरी बनाने की कोशिश करता है। और डीमन किंग कोई उससे कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम इसका टेस्ट नहीं लेना चाहोगे? पर यहाँ पर मैंगचुआन अपनी सोड को दोबारा से उसी ब्रश में कन्वर्ट कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि वो अपने सीक्रेट स्पेस में उस ब्रश के जरिए कुछ अजीब सी चीज ड्रॉ करना शुरू कर देता है और डीमन किंग कुई से कहता है कि चलो तो फिर मैं भी तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरे पास कैसी ठंड पावर है। हमें दिखाया जाता है कि मैंगचुआन वो डीमन किंग कुई के आसपास गोल गोल घूम रहा होता है, जिस पर डीमन किंग कुई कहता है कि आखिर ये कौन सी थंडर पावर है। उसकी वाटर थंडर पावर वो मैंगचुआन का पीछा कर रही होती है, मगर मैंगचुआन वो इतनी फास्ट स्पीड से मूव कर रहा होता है कि वो थंडर पावर उस तक नहीं पहुंच पा रही थी। और फिर देखते ही देखते वो अपनी स्पीड के जरिए भागते हुए उन थंडर बोल्ट्स के ही पीछे आ पहुंचता है और फिर कहता है कि डीमन किंग क्या तुम्हें पता है कि थंडर कहां से आती है? तो डीमन किंग कहता है कि थंडर वो थंडर ही है और वही हर एक चीज की लाइफ एंड डेथ का कोर है, यानी कि हर एक चीज जो कि एग्जिस्ट करती है उसका सेंट्रल पॉइंट वो थंडर लाइटनिंग है। इतना कहने के बाद वो उसी ड्रम को पकड़कर बहुत ही जोर से जमीन पे मारता है, जिससे वो यहाँ पर एक और थंडर लाइटनिंग को भी समन करता है, जिसे वो ये वुड थंडर कहता है। वुड थंडर के वहां पर अपीयर होने के बाद मैंगचुआन उससे कहता है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, थंडर असल में क्लाउड से आती है और थंडर का सिर्फ वही एक इकलौता सोर्स है और तुम समझते हो कि थंडर वो सभी लिविंग बींग्स की रूट है, जबकि तुम ये कहते हो कि थंडर वो हर एक चीज को फॉर्म देती है और हर एक चीज को क्रिएट कर सकती है, मगर थंडर खुद क्रिएट नहीं हो सकती। थंडर को क्रिएट होने के लिए भी क्लाउड्स चाहिए। मगर डीमन किंग कुई वो उससे कहता है कि थंडर और क्लाउड्स
ये तो मुमकिन ही नहीं है। क्लाउड्स कुछ भी नहीं होते। क्लाउड्स असल में मिट्टी की धूल है जिनसे कभी भी थंडर जनरेट नहीं हो सकती। यहाँ पर उनके बीच में फाइट के साथ साथ ये आर्ग्यूमेंट भी चल रहा होता है, जिसकी वजह से ये फाइट और भी ज्यादा दिलकश हो जाती है और इस फाइट में और भी ज्यादा इंटरेस्ट आने लगता है। मेंग चुआन उसकी ही थंडर लाइटनिंग को अपने साथ कंबाइन कर लेता है और कहता है कि तुम्हें मैं बताता हूं कि मैंने थंडर को किस तरह समझा है। ये कहने के साथ वो सारे के सारे क्लाउड्स को जो कि उसने वहीं डीमन किंग कुई के आसपास इकट्ठे किए थे उन्हें फौरन से अपने साथ ऊपर ले जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो सारी की सारी लाइटनिंग एक साथ ही मेंग चुआन के साथ कंबाइन हो जाती है और मेंग चुआन वो उससे कहता है कि रियल थंडर वो होती है जो कि सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। ये कहने के बाद वो उस सारी के सारी थंडर पावर को डीमन किंग कुई पर दे मारता है, जिससे डीमन किंग कुई को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और वो कहता है कि मुझे इससे तकलीफ क्यों हो रही है, मैं तो खुद थंडर पावर के साथ ही बना हूं। मेंग चुआन के इस अटैक की वजह से डीमन किंग इतना इंजर्ड होता है कि उसके मुंह से भी खून निकल आया था। अगर मेंग चुआन देखता है कि इतनी पावरफुल लाइटनिंग का भी उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा है, बस उसे थोड़ी सी ही चोट लगी है और वो दोबारा से खड़ा होकर मेंग चुआन से कहता है कि तुम्हारी थंडर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि मैं खुद ही थंडर से बना हूं। थंडर मार्च मेरी बॉडी के साथ फ्यूज हो चुकी है। ये कहने के बाद वो दोबारा से अपनी पावर को पूरी तरह से चार्ज करता है और कहता है कि मैं और थंडर हम दोनों एक ही हैं। इतना कहने के बाद वो अपने उसी ड्रम के साथ उस वेपन को उठाता है और उसे बीच में से 2 टुकड़े कर देता है, जिसके साथ वो उस ड्रम को बहुत ही जोर जोर से बजाना शुरू करता है तो उसके अंदर से पावरफुल एनर्जी वेव्स निकलना शुरू हो जाती है। तुम चाहे कितनी बार भी कोशिश कर लो, मुझे तुम थंडर लाइटनिंग के साथ नहीं हरा सकते। मैं बहुत ही लंबे टाइम के बाद आज पहली मर्तबा ऐसी थंडर लाइटनिंग को फेस कर रहा हूं जिसने मुझे थोड़ी सी चोट पहुंचाई है, मगर मुझे हराने के लिए फिर भी ये काफी नहीं है। और क्योंकि डीमन मार्शल शांग लियू मर चुका है तो अब डीमन मार्शल की पोजीशन भी मेरी है। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ट्रू थंडर फॉर्म कैसा होता है। वो उस ड्रम बीट के साथ इतनी पावरफुल एनर्जी वेव्स रिलीज कर रहा होता है कि पूरा का पूरा ग्राउंड ही हिलना शुरू हो गया था, जिसके बाद जुआंग शेन और मेंग चुआन दोनों ही समझ जाते हैं कि ये बंदा यहाँ पर अपने ट्रू फॉर्म को समन करने की कोशिश कर रहा है। आहिस्ता आहिस्ता हमें दिखाया जाता है कि वहां पर बहुत बड़े बड़े स्टोन्स उस लाइटनिंग के साथ मर्ज होना शुरू हो जाते हैं और देखते ही देखते वहां पर एक जायंट थंडर स्टॉर्म बॉडी अपीयर होती है जो कि पूरी की पूरी स्टोन्स के साथ बनी हुई होती है और डीमन किंग कुई उसके बिल्कुल ऊपर खड़ा हुआ होता है। ये असल में उसका डीमन किंग फॉर्म था और वो उसके साथ मेंग चुआन पर जिस तरह अटैक करता है तो मेंग चुआन समझ जाता है कि वो उसे नहीं रोक पाएगा। वो फौरन से यहाँ पर हेवनली वनरेबल लाइटनिंग गॉड को समन करता है तो उसके पीछे से एक बहुत बड़ा गोल्डन हैंड अपीयर होता है और वो हैंड उस डीमन किंग कुई के हैंड को रोकते हुए फौरन से ऊपर आता है और हमें दिखाया जाता है उसकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर हेवनली वनरेबल गॉड आ गया था। उस हेवनली बॉडी को देखकर डीमन किंग कुई भी थोड़ा सा सरप्राइज होता है कि तुम्हारे पास एक होली स्पिरिट है, मगर यहाँ पर वो हेवनली वनरेबल फौरन से फिजिकल फाइट की तरह अपने पंचेस को यूज करते हुए उस डीमन किंग को वहां से दूर हटाने की कोशिश करता है। इस तरह उन दोनों के बीच में जब फाइट शुरू होती है तो ये फाइट आहिस्ता आहिस्ता काफी खतरनाक लेवल की तरफ आगे बढ़ने लगती है क्योंकि मेंग चुआन का हेवनली वनरेबल गॉड वो अब भी अपनी फुल पावर को यूज नहीं कर पा रहा है, जबकि यहाँ पर दूसरी तरफ डीमन किंग कुई वो अपनी पावर के बिल्कुल पीक पे है। वो एक बार में ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी जनरेट करना शुरू कर देता है और फिर उसे बहुत ही तेजी से मेंग चुआन की तरफ रिलीज कर देता है, जिससे मेंग चुआन उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है मगर वो लाइटनिंग उसे आहिस्ता आहिस्ता पीछे धकेलती जा रही होती है। जिसके बाद वो हेवनली वनरेबल थंडर गॉड उससे कहता है कि तुम्हें थंडर को समझना होगा और मेंग चुआन कहता है इसकी थंडर पावर तो सच में बहुत ही कमाल की है, मैंने आज तक इस तरह की पावर फील नहीं की। और डीमन किंग कुई उससे कहता है कि मेंग चुआन अभी तुम थंडर से बहुत ही दूर हो, यूं समझ लो कि तुमने थंडर लाइटनिंग का सिर्फ 1% भी अचीव नहीं किया है। और फिर हेवनली वनरेबल थंडर गॉड कहता है कि तुमने अब भी अपनी पावर्स को नहीं पहचाना। तो मेंग चुआन कहता है थंडर पावर आखिर क्या है, तो फिर वो वनरेबल गॉड उससे कहता है कि मेरा नाम वो हेवनली वनरेबल थंडर गॉड क्यों है। तो मेंग चुआन कहता है क्योंकि तुम यूनिवर्सल थंडर गॉड हो, जिस पर वो गॉड कहता है कि नहीं। ये कहने के बाद वो थंडर गॉड फौरन से एक जोरदार पंच मारते हुए उस जायंट बॉडी को अपने आप से फिर से दूर हटाता है
और कहता है कि मेरे नाम का मतलब क्या है, क्या तुम्हें अब भी पता नहीं चला? तो मेंगचुआन उसके नाम का मतलब जानने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम यूनिवर्सल थंडर को कंट्रोल कर सकते हो, या फिर तुम एक थंडर वॉइस हो, या फिर तुम अपने आप में ही एक थंडर हो। मगर वो वनरेबल गॉड उससे कहता है कि आखिर थंडर तुम्हारे लिए क्या मायने रखती है। मेंगचुआन दोबारा से अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में चला जाता है, जहां पर वो अब भी सोच में पड़ा हुआ होता है कि आखिर इसका मतलब है क्या, मुझे ये समझ में क्यों नहीं आ रहा। मगर वो थोड़ी देर के लिए उस वनरेबल गॉड की बातों को अच्छी तरह से सोचने की कोशिश करता है कि आखिर वो क्या कहना चाहता है, और फिर वो इस पूरी की पूरी दुनिया में मौजूद लाइफ को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करता है। और फिर वो कहता है कि हेवन एंड अर्थ वो हमेशा से बदलती रहती है, मगर जहां तक बात थंडर की है तो वो हमेशा एक जैसी ही होती है। और मैंने हमेशा सिर्फ थंडर लाइटनिंग के एक फॉर्म को ही अचीव कर रखा था। वो उस हेवनली वनरेबल गॉड की बॉडी के सामने आ जाता है और कहता है कि थंडर वो असल में हेवन एंड अर्थ की क्राई है, मतलब क्राई ऑफ हेवन एंड अर्थ, वही रियल थंडर है। ये सुनकर वनरेबल डीमन गॉड कहता है सही कहा तुमने। ये कहने के बाद वो फौरन से अपनी ट्रू पावर अनलॉक करता है, जिससे मेंगचुआन फौरन से एक अलग ही सीक्रेट स्पेस में जा पहुंचता है और वो अपने सामने एक बहुत ही बड़े पैलेस को देखता है और फिर फौरन से उस पैलेस की तरफ आगे बढ़ता है। और जैसे उस गेट के बिल्कुल पास आ जाता है तो मेंगचुआन को फिर से एक आवाज सुनाई देती है और वो मेंगचुआन से कहती है तुम अपने बारे में बताओ कि तुम क्या हो। अगर थंडर क्राई ऑफ हेवन एंड अर्थ है तो फिर तुम्हारा क्या मतलब है, आखिर तुम किस चीज के लिए रो रहे हो? तो मेंगचुआन उस दरवाजे पर अपना हाथ रखता है और फिर अपनी आंखें बंद करके अपने दोस्तों को याद करता है और उसने जो कुछ खोया था वो सब कुछ उसे याद आता है। और फिर वो जवाब देते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर हर एक लिविंग बीइंग के लिए हूँ। ये कहकर वो जैसे ही दरवाजा खोलता है तो उसे आवाज आती है कि तुम आज से हेवनली वनरेबल हो, इसलिए आज से तुम अपनी हेवनली वनरेबल सीट पे वापस आ सकते हो। वो देखता है उसके सामने एक बहुत बड़ा स्टैचू है और यहाँ पर डीमन किंग कुई ने अपनी थंडर लाइटनिंग एनर्जी बीम के साथ उसकी थंडर बॉडी को पूरी तरह से इरेज कर दिया होता है। और यहाँ पर मेंगचुआन अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर हमें दिखाया जाता है कि जिस प्लेटफॉर्म पर वो मौजूद होता है वहां पर अचानक से एक स्क्रोल आ जाता है और मेंगचुआन वहां उस स्क्रोल के जरिए उस पावर्स को अपनी बॉडी के अंदर इनहेरिट करने की कोशिश कर रहा था। मगर साथ में वो वहां पर बहुत सारी थंडर बॉडीज को देखता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सारी बॉडीज असल में पास्ट की हेवनली वनरेबल थंडर बॉडीज हैं। देखते ही देखते उसके बाल बिल्कुल ग्रीन हो जाते हैं और वो ग्रीन थंडर गॉड में ट्रांसफॉर्म होता है और फिर गोल्डन थंडर हेयर में, जिसके बाद उसके बाल बिल्कुल सफेद हो जाते हैं, यानी कि हमें उसकी पुरानी ट्रांसफॉर्मेशंस दिखाई जा रही होती हैं। जिसके बाद उसकी बॉडी पूरी तरह से एक न्यू बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जो कि असल में उसकी हेवनली वनरेबल थंडर गॉड बॉडी होती है। और अब भी हमें उसके पीछे बहुत सारी बॉडीज शेडोज में दिखाई दे रही होती हैं। और देखते ही देखते उसके नीचे मौजूद प्लेटफॉर्म वो ऊपर आने लगा था। तो यहाँ पर डीमन किंग कुई कहता है कि आखिर तुम्हारी थंडर पावर वो मेरी थंडर पावर से ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकती है? आखिर तुम हो कौन? इतने में हमें एक थंडर लाइटनिंग बीस्ट को आते हुए दिखाया जाता है। वो थंडर लाइटनिंग बीस्ट उसी प्लेटफॉर्म पर आकर रुकता है जहां पर मेंगचुआन था और मेंगचुआन उसी थंडर लाइटनिंग बीस्ट के ऊपर आकर लैंड करता है और डीमन किंग कुई से कहता है कि तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं कौन हूँ? इतना कहने की ही देर थी कि हम उसके पीछे एक और हेवनली थंडर गॉड बॉडी को देखते हैं, जिसके पास एक बड़ी सी लॉन्ग थंडर सोड होती है और उसके साथ साथ उसके पास मल्टीपल हैंड्स होते हैं। और हमें बताया जाता है कि ये थंडर गॉड बॉडी असल में 9 हेवन थंडर लाइटनिंग गॉड बॉडी है। और यहाँ पर मेंगचुआन वो डीमन किंग कुई से कहता है कि मैं हूँ यूनिवर्सल हेवनली थंडर गॉड। उसकी ये थंडर पावर देखने के बाद डीमन किंग कोई यकीन नहीं कर पा रहा होता। वो कहता है कि मेरी थंडर पावर से ज्यादा पावरफुल थंडर कोई हो ही नहीं सकती। ये कहते हुए वो अपनी उस डीमन किंग बॉडी के साथ फिर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल थंडर एनर्जी जनरेट करना शुरू कर देता है। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जैसे वो एनर्जी रिलीज होती है तो मेंगचुआन वो उस जायंट बॉडी से कहता है कि 9 हेवन एंड 8 डायरेक्शन, द 5 माउंटेन एंड 4 सी, और वो सभी जिनके पास थंडर पावर है मेरी कमांड को फॉलो करो।
ये कहने के साथ वो थंडर बॉडी इतनी पावरफुल लाइटनिंग वेव रिलीज करती है कि डीमन क्वी का अटैक वो उस थंडर लाइटनिंग से टकराता है तो वो पूरी तरह से उस थंडर लाइटनिंग के साथ मर्ज हो जाता है और मेंगचुआन उस पूरी की पूरी थंडर लाइटनिंग को फौरन से अपने पीछे ले आता है। ये देखकर डीमन किंग क्वी के भी होश उड़ गए थे क्योंकि मेंगचुआन का वो थंडर स्पिनिंग व्हील वो वापस से सारी एनर्जी को अपने पास ले आया था, जबकि मेंगचुआन की वो 9 हेवन थंडर गॉड बॉडी अब अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। ये देखते ही डीमन किंग क्वी वो अपनी सबसे पावरफुल थंडर लाइटनिंग यानी कि हर तरह की एट्रीब्यूटिक पावर को कंबाइन करते हुए सीधा मेंगचुआन की तरफ रिलीज करता है तो मेंगचुआन सारी की सारी थंडर्स को एक जगह रोक लेता है और फिर उन्हें बहुत ही आसानी से कंट्रोल करते हुए अपने पास ले आता है। ये देखकर डीमन किंग क्वी के तो होश उड़ जाते हैं कि आखिर तुमने मेरी थंडर पावर को कैसे कंट्रोल कर लिया। तो मेंगचुआन कहता है कि क्या तुम अब भी अपने एंसेस्टर की रेस्पेक्ट नहीं करोगे। ये सुनकर उस डीमन किंग क्वी के तो होश उड़ जाते हैं कि ये एक थंडर एंसेस्टर है। जैसे ही मेंगचुआन उस थंडर बॉडी के साथ डीमन किंग पर अटैक करता है तो उसका अटैक इतना पावरफुल होता है कि डीमन किंग कोई भी अपने आप को उस अटैक से नहीं बचा पाता और हमें उसके जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। और जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और मेंगचुआन वो नीचे आकर देखता है तो वहां पर डीमन किंग क्वी की हाफ बॉडी पड़ी हुई होती है और हाफ बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। ये देखकर डीमन किंग क्वी कहता है आखिर क्यों ऐसा क्यों हुआ, मेरी थंडर पावर वो तुम्हारी थंडर पावर जितनी ताकतवर क्यों नहीं। जिस पर मेंगचुआन कहता है ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारे पास दिल नहीं है। ये कहकर वो अपनी स्वॉर्ड उसकी बॉडी के अंदर घुसाने वाला था मगर डीमन किंग क्वी वो अपना वही ड्रम उठाकर अपनी ही बॉडी में अंदर घुसा देता है और फिर उसे पीटते हुए कहता है कि नहीं मेरे पास दिल है, मेरे पास दिल मौजूद है। ये कहकर वो ड्रम को जैसे जैसे बजाता है उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा खून बहता है और वो बंदा अपने आप को खुद ही मार डालता है। जिस पर मेंगचुआन बिल्कुल हैरान होता है और फिर वो अपनी स्वॉर्ड वापस रखकर वहां से जाते हुए कहता है कि नहीं तुम्हारे पास दिल नहीं है। ये कहने के बाद ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मेंगचुआन वो जाओ अर्गो के पास जाता है। जाओ अर्गो जो कि काफी ज्यादा उदास था क्योंकि एम्प्रेस ने और इंपीरियल परसेप्टर ने वो डीमन किंग क्वी को हराने के चक्कर में अपनी जान गंवा दी थी और अब उस कैपिटल पर रूल करने वाला कोई भी मौजूद नहीं था। और जाओ अर्गो कह रहा होता है आखिर उन लोगों ने ऐसा क्यों किया, उन्हें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। मैं अभी यहाँ पे मौजूद था, मैं इसका कोई और सोल्यूशन निकाल था। मगर मेंगचुआन कहता है कि शायद उन लोगों ने अपना मिशन इसी तरह ही कंप्लीट करना था ताकि तुम आगे चलकर एक न्यू ग्रेट यू डायनेस्टी क्रिएट कर सको। चलो अब अपने काम पर लग जाओ। ये कहने के बाद वो उस पैलेस की सफाई करने के लिए टूटी फूटी लकड़ियों को उठाकर वहां से बाहर फेंकना शुरू करता है और फिर जावर को वो थोड़ी देर सोचने के बाद फिर वो भी डिसाइड कर लेता है कि वो तो अब भी जिंदा है, वो अब भी बहुत कुछ कर सकता है। इसीलिए वो फौरन से मेंगचुआन के साथ सफाई का काम करना शुरू करता है और मेंगचुआन कह रहा होता है कि मैंने जब से इस यू डायनेस्टी को बचाया है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे इस दुनिया को बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी ही है और जितने भी लोग आज यहाँ पर मारे गए हैं वो मेरी वजह से मारे गए हैं। चाहे अब यहाँ का फ्यूचर अच्छा हो या बुरा हो पर मुझे इसे हर हाल में सिक्योर करना ही होगा। ये कहने के बाद वो वहां पे मौजूद एक पिलर पर एक ड्राइंग भी बना देता है जिसमें वो एम्प्रेस और इंपीरियल परसेप्टर की इमेज बनाता है और कहता है कि ये फाइट मैंने अकेले ने नहीं लड़ी है, ये लड़ाई असल में ग्रेट यू डायनेस्टी के हर एक शख्स ने लड़ी है। इतना कहने के बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सारे लोग अब उस कैपिटल की तरफ वापस आना शुरू हो जाते हैं और ये देखकर काफी सरप्राइज होते हैं कि हम लोग आखिरकार ये लड़ाई जीत ही गए। और मेंगचुआन ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि अब फाइनली यहाँ पर लाइफ दोबारा से सरवाइव करेगी और हर एक चीज पहले जैसी हो जाएगी। और इतने में उन्हें एक ड्रैगन वेन नजर आती है। वो ड्रैगन वेन वहां से जैसे ही गुजरती है तो उन लोगों को उस ड्रैगन वेन के साथ एम्प्रेस और इंपीरियल परसेप्टर दोनों दिखाई देते हैं। वो असल में उनकी सोल्स होती है। उन लोगों ने अपना जो काम करना था उन लोगों ने कर दिया है, अब बाकी का काम जो करना है वो अब जाओ अर्गो ने करना है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे ही एंड हो जाता है।